मंचस्थ पूज्य संतगण, हमारे परम मित्र किशोर भाई, चंदू भाई और आप सब परम गौभक्त। मैं यहाँ गुजरात का ही रहने वाला हूँ, जूनागढ़ के पास खड़पीपली गांव। मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे याद है ना, उससे पहले भी मैंने बैल चराए हैं। और जब याद है चौथी कक्षा में से, तीसरी कक्षा में से, तब से तो पूरा याद है कि हम स्कूल से छूटकर हर रोज गाय चराने जाते थे। खेत पर जाए तो वहां बैल थे 4, तो उनको भी खेत के पास में जो घास रहता वो चराते थे। पूरी खेतीबाड़ी अपनी जिम्मेदारी पर 30 साल की उम्र तक की है। 16 साल की उम्र में कृषि के हर एक कार्य, उसमें जो बुआई होती है ना, वो सबसे मुश्किल काम है, वो भी मैं कर सकता था। तो ये सब मैं किताब में पढ़ा, 12वीं तक भी पढ़ा नहीं हूं। तो जो मैं यह बात रखने वाला हूं वो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा था, किसी की बात सुनी। जो मैं बचपन से जीता आया हूं, जो मैंने काम किया है, उनका वो निचोड़ है। हमारा प्रदेश हरा भरा था, लेकिन पानी जमीन में से उठाते उठाते इतना उठा लिया कि पूरा सौराष्ट्र प्रांत बंजर जैसा हो गया। हजारों गांव में पीने के पानी की समस्या हो गई। कृषि तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। हम सोच नहीं सकते थे कि कुएं में पानी खत्म हो सकता है। जब मैं छोटा था, मेरी जवानी में वो हालत हुई, तब मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ कि पानी था तो किसान, गांव, गाय, गौवंश, पर्यावरण सब कितना हरा भरा, कितना सुखी था। हमारे एक भी किसान के ऊपर कर्जा नहीं था। जब पानी खत्म हुआ तो किसानों ने नए नए बोर किए। एक बोर में पानी नहीं आया। ये पथरीला हमारा भूतल है, हमारा रेत वाला नहीं है, मिट्टी वाला नहीं है, पथरीला है। 10 में से 1-2 बोर में पानी मिलता है। तो ऐसे बोर करते गए 10 साल में मान लो आधे से ज्यादा किसान कर्जे में डूब गए और पूरी धरती उजड़ हो गई। वो भी मैंने महसूस किया। मैं खुद बैलगाड़ी में 200-200 लीटर के 3 पीप बैरल भर के पानी घर पर लाता था खेत से। वो मैंने खुद नहीं किया है। उसमें से मेरे को एक विचार अंदर से जन्म हुआ। वरना मैं ना पॉलिटिक्स से आज भी नहीं जुड़ा हूं, तो तब तो नहीं जुड़ा होगा। मैं कोई ऐसे साधु नहीं हूं, ना मैं कोई आरएसएस से लेकर एक छोटा युवक मंडल से भी जुड़ा नहीं था। बस एक किसान का बेटा था, गांव में रहता था। और अंदर से सोच आई। मैंने जब गुरु निरंजन वर्मा जी, जब मैं 18 साल का था ना, 16 साल की उम्र में संकल्प किया कि मैं भी अच्छी अच्छी किताब खरीदूंगा और पढ़ूंगा। 18 साल की उम्र में मेरे पास 3 जोड़ी कपड़े थे। मैंने भारतीय संस्कृति की 100 किताब खरीदकर मैंने एक ही साल में पढ़ ली। और दूसरे साल दूसरी 200 खरीद। मेरे पास साइकिल नहीं थी, लेकिन 300 किताब थी और वो मैंने पढ़ ली। 25 साल की उम्र तक में मैंने 300 किताब का गहराई से अध्ययन किया। उस टाइम मैंने चरक संहिता का भी अध्ययन कर लिया। और हमारी संस्कृति कैसी महान थी और हम क्यों गुलाम बने और ये देश की हालत क्या हुई, वो मैंने इतिहास पढ़ा ना, तो मेरे शरीर में इतनी आग लग गई ना कि 1 महीने तक तो कोई अगर मेरा शरीर तलाश करे तो उसको लगेगा कि बुखार है। और वो आग आज मेरे सीने में है। वो आग के साथ मुझे मरना है। कितना भी पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी प्रवचन सुना, किताब पढ़ी, खाना खाया, मजा आया, मनसुख भाई ने अच्छा बोला, गुरुजी ने अच्छा बोला, मोरारी बापू ने अच्छा बोला, बस इससे आगे इस देश की प्रजा का जीवन नहीं है। बराबर? हमारा प्रश्न जो हमारे जीवन का प्रश्न हो, वहां से हमारे परिवार का हो, हमारे उद्योग का हो, हमारे गांव का हो, हमारी संस्कृति का हो, हमारे देश का हो, उसका अगर हमारे हृदय में पीड़ा नहीं हो तो हमें सोचना चाहिए कि हम मनुष्य है या पत्थर है? पत्थर को पीड़ा नहीं होती।
अगर हम मनुष्य है तो पीड़ा होनी चाहिए, वर नहीं पीड़ा है तो हम मनुष्य नहीं है। और जो धर्म प्रजा को इतना कमजोर बना दे कि जिसको कोई पीड़ा ना हो, है कि भाई तेरे साथ कुछ आने वाला नहीं है, तू मोक्ष की प्राप्ति के लिए है ना सब छोड़ के भाग जा, बस वो ही भारत की बर्बादी का कारण है ना। हम जीवन से जुड़ के हमने जीवन का त्याग किया, हमने परिवार का त्याग किया, उद्योग का त्याग किया, युद्ध का त्याग किया, शस्त्र का त्याग किया, धन का त्याग किया, संस्कृति का त्याग किया, देश का त्याग किया। मैं नहीं मानता कि वो त्याग करने से ईश्वर मिलता है। कृष्ण ने जीवन के अंत तक कोई चीज का त्याग नहीं किया था, राम ने जीवन के अंत तक कोई चीज का त्याग नहीं किया था। तो उसकी हम पूजा करते हैं और हम सब चीज छोड़ रहे हैं। उसमें से हमारी कार्य शक्ति का नाश हुआ, हमारी इच्छा शक्ति का नाश हुआ, हमारे पुरुषार्थ का नाश हुआ, हमारा जुड़ाव पूरी संस्कृति से मिट गया, हमारा जुड़ाव राष्ट्र से मिट गया। जब वो मैं समझ सका किताबों में से, तब एक ही लाइन गुरुजी पकड़ी कि मेरे ये विधर्मी विदेश से आए, क्यों इस देश में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था कि हम उसको पूरा का पूरा मिटा देंगे, जो हमारे राष्ट्र के सामने देखेंगे, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश करेंगे, हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश करेंगे, उसको हम जड़ से उखाड़ देंगे, उसको मिटा देंगे। तब एक किसान के बेटे की हैसियत से कोई मेरा मार्गदर्शक नहीं था, फिर भी मैंने अंदर से संकल्प कर लिया कि मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरे जीवन में जो प्रश्न आएगा ना, उसको मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं थोड़ा सा काम नहीं करूंगा कि बस जरा सा कर दिया, बस बाद में उसका बाजा बजाते रहो, नहीं, मैं प्रश्न को जड़ से उखाड़ दूंगा। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मैं 6 एकड़ भूमि का किसान का बेटा हूं और मैंने लालटेन की लाइट में मैंने 10वीं पास की है। मेरे घर में साइकिल नहीं थी, वो मेरी स्थिति थी। तब उसमें से मैं थोड़ा ठीक हुआ, एक जॉब कर रहा था गवर्नमेंट की, छोटी सी, वो भी किराए के मकान में रहता था। तब वो इतिहास पढ़कर तब मेरे अंदर से एक विचार आया कि टैंकर आए, रोजगारी खुले गवर्नमेंट की ओर से, वो उपाय नहीं है। बोरिंग कर रहे हो, वो जल समस्या का उपाय नहीं है। हर एक जहां जल समस्या है, चाहे वो एक गांव में हो या राष्ट्र में हो या विश्व में हो, हर एक गांव में 5 से 50 चेक डैम बनाए जाए और जहां संभव हो वहां 1 से 2 तालाब बनाया जाए, तब ये जल समस्या मिट सकती है। लेकिन मैं उनका भाषण करने नहीं गया, मैं एक पास के गांव में गया। तब सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं थी। हमें अहंकार नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश के कोई मुख्य चीफ मिनिस्टर या कोई नेता के गांव में एक लाइन में 3 चेक डैम बने नहीं थे। तब मेरे जैसे छोटे एक किसान के बेटे ने संकल्प लिया और जूनागढ़ के पास जाम का गांव, वहां हमने 51 बांध प्रजा के पैसे से और श्रमदान से बनाने का गांव वालों को मैंने संकल्प दिलवाया। लेकिन यह काम सलाह से नहीं होता। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी वास्तविकता क्या है? हमारे देश में मेरे जैसे लाखों समाज सेवक है, 60 लाख, मैंने ऐसा सुना है, 60 लाख साधु महात्मा है। हम सब स्टेज पर बैठने वाले सिर्फ सलाह देते हैं, बस इसलिए भारत पीछे है, इसलिए गरीब है, इसलिए हर एक समस्या है। जब हम काम करना शुरू कर देंगे ना, तभी भारत और भारतीय संस्कृति खड़ी होगी। तो मेरी एक प्रार्थना है कि आप तालियां मत बजाओ, कंटिन्यू सुनो। कि बाद में मैंने क्या किया कि गांव वालों को बोला कि 11,000 चंदा, तब 25,000 रुपया जमीन की 1 बीघा की कीमत थी और 50,000 उधारी का दे दिया। गांव वाले चौंक गए। बुजुर्ग बोले कि एक बाहर गांव का लड़का 2 बीघा जमीन का पैसा रखता है, तो अब तो हमें मर जाना चाहिए अगर हम फंड ना निकाले तो। सारे गांव के 100% किसान, मजदूर, गोपालक, कारीगर, शिक्षक, मंदिर का पुजारी, 100% प्रजा ने अपने घर में से चंदा निकाला और 200 लोग श्रमदान में आ गए। और हमने सिर्फ 10 लाख का खर्चा, जब गवर्नमेंट का एक चेक डैम 2 लाख से 15 लाख में बनता था, उसकी ही साइज का और उससे भी ज्यादा ऊंचाई वाला गवर्नमेंट के चेक डैम 2 मीटर के ही बनते थे। हमने 4 मीटर तक की ऊंचाई का चेक डैम नदी नाले में
10 लाख रुपया में हमने 51 बांध बनाए। 10,000 मानव दिन का गांव लोगों ने 4 महीने में श्रमदान किया। वो हमें सबसे, ये राष्ट्र को प्रेरणादायक है, विश्व को, कि हम दूसरों के ऊपर डालते हैं कि कोई धनवान हमारा प्रश्न का उकेल ला दे, कोई महात्मा जी ला दे, सरकार ला दे, वो ला दे, बस हम ऐसे प्रजा को कमजोर कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, हम ही खड़े हो, हम ये काम करेंगे। और ये सिर्फ बात से नहीं हुआ है, इससे पहले गांव लिया था ना, वहां कड़ी धूप में सुबह से 7 से शाम के 8 बजे तक बात करने वाले ने उनके साथ मजदूर की तरह श्रमदान किया था। तब लोगों ने श्रमदान किया। मेरी बात से कोई श्रमदान करेगा? मैं बता दूं कोई श्रमदान करेगा कि श्रमदान करो? 45 दिन गांव वाले बारी बारी में आते थे, हर रोज 35 लोगों को आना था। गांव वाले बारी बारी में आते थे, लेकिन आगे चलने वाला व्यक्ति हर रोज एक लेबर की तरह काम करता था, 12-13 घंटा। तब ये शुरुआत हुई। तो ऐसा 51 बांध बने, उसका परिणाम आपको बता दूं। जहां 700 फीट पर पानी नहीं था ना, आज वहां हर एक कुएं में पानी है, और 100% सिंचाई होती है तीनों सीजन में, और कृषि पैदावार बढ़ गई 10 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। 10 लाख का खर्चा, 10 करोड़ की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। घास चारा 2 गुना हो गया, मानव रोजगारी 2 गुनी हो गई। आज आप आके वहां जामका जूनागढ़ से 20 किलोमीटर है। आप एक बार, मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप वहां आइए। अगर गुरुजी चाहे तो वहां हम एक सेमिनार करेंगे, हम सब आयोजन करेंगे, बराबर। तो वहां आज देखो, किसान गरीब नहीं है, कोई किसान आत्महत्या करता नहीं है, एक भी गाय दुखी नहीं है, एक पक्षी भी दुखी नहीं है। हरी भरी कृषि हो गई, पर्यावरण इतना 60,000 वृक्ष है गांव में, 350 प्रकार के 60,000। फॉरेस्ट वालों ने आके गिनती की, 360 प्रकार के वृक्ष एक ही गांव में, और 59,000 वृक्ष है गांव में। इतना परिणाम मिला, मैंने अपना जीवन उसमें समर्पित कर दिया। तब मेरे को आजादी की लड़ाई और आरएसएस याद आया कि आजादी की लड़ाई में 6 लाख लोगों ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। मैं अपने देश के लिए 2 साल नहीं दे सकता। तो अब संकल्प किया कि मैं 2 साल, जब मेरा बेटा पहली में पढ़ता था, मेरी धर्मपत्नी को भी मैं काम करने के लिए ले गया था, मजदूरी करने के लिए गांव में, बराबर। तब वो गांव की 50-50 महिला आती थी कि मनसुख भाई के धर्मपत्नी आते हैं तो चलो हम भी श्रमदान करेंगे। बस मैं इतना सीखा हूं इसमें से कि जो काम हम करेंगे ना, वो लोग करेंगे। मैं बात करूंगा तो 3 लोग भी काम नहीं करेंगे, लेकिन हम काम करेंगे, हम आचरण करेंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक गांव से लेकर सारा देश वो मार्ग पर चल पड़ेगा। लेकिन हमारा आचरण होना चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। ऐसे मेरा जीवन उसमें दे दिया, और 5 साल तक मैंने खुद ने गांव गांव में मजदूरी की है, सुबह से शाम तक, और रात में दूसरे गांव के साथ। एक ही नाली, इस साइड में एक गांव है, दूसरी साइड में दूसरा, ये गांव वाले दिन को काम करे, ये रात को। तो ऐसे 5 साल तक मजदूरी की, और 300 गांव में 3,000 बांध बनवाए। गुजरात को नहीं, सारे देश को और विश्व को ये योजना मिली, उसके मूल में गांव के लोग हैं। वो शक्ति सामान्य लोगों में पड़ी है। अगर हम उसको एकत्रित करें, उसको जागरूक करें और उसको कार्यरत करें, तो जल, हमारे यहाँ सच्चिदानंद स्वामी है, उन्होंने जामका आकर इस अभियान को 10वीं 5वीं क्रांति, जल क्रांति, और मेरे जैसे किसान के बेटों को बोला कि जल क्रांति का प्रणेता है, और गांव को जल क्रांति की जन्मभूमि घोषित किया। वो काम करते करते मेरी नजर गाय पर गई कि गांव गांव में गाय का धन, जो गोधन छूटता था, यहां धन बोलते गुजराती में, वो तो लुप्त हो गया, और जितनी गाय गांव में थोड़ी सी बची उतनी अनाथ थी। तो मैंने सीधी गौ सेवा शुरू नहीं की। आप जो बाहर से आए वो समझ लो, द्वारिका से सोमनाथ तक के इस प्रदेश की हम प्रजा कृष्ण को बहुत मानते हैं, हम गौ भक्त हैं। गांव गांव में अनाथ गायों की गौशाला तो आज से 40 साल पहले हम कर चुके थे, लेकिन वो गाय बचाने का रास्ता नहीं है, वो तो सिर्फ अनाथ आश्रम है। मान लो हम गरीब हो गए, तो गांव गांव में एक 5 स्टार अनाथ आश्रम ये पटेल समाज जैसा बना दे, और जिसको खाना नहीं है, रोजगारी नहीं है, वो यहाँ आकर रहे, 3 टाइम खाना खाए, कपड़े देंगे, दवाई देंगे, और बनाने वाला बोलेगा देखो ये मैंने बनवाया है। तो उसमें से नागरिक खड़ा होगा, उसमें से भारत खड़ा होगा? कभी नहीं होगा। इतनी धरातल से मैं समझ सका। तो मैं वो जो सारे भारत में चल रही थी ना, वो गौ सेवा के रास्ते पर नहीं चला। बाद में मैंने 4 वेद खरीदे, उनका अध्ययन किया, उसमें से गो विज्ञान जितना था,
फिर से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता लाया, उसमें से गो विज्ञान जाना, आयुर्वेद के डॉक्टरों को मिला और साधु महात्माओं को मिला, उनके पास जानकारी थी। और काम करने से पहले 1000 गांव का सर्वे किया कि देसी गाय का नाश क्यों हुआ है। आज हम भावुक हो जाते हैं और सीधा कोई भी काम शुरू कर देते हैं, इसलिए परिणाम नहीं है। भारत जितना डोनेशन दुनिया में कोई जगह दिया नहीं जाता। भारत में जितने समाज सेवक है इतने विश्व में कोई जगह नहीं है। फिर भी समस्या के नीचे हम क्यों दबे हैं? क्योंकि हम ना कोई अभ्यास करते हैं, ना हमारी सही दिशा है। तो मैंने 1000 गांव का 3 साल में पहला सर्वे किया और जो मैंने सत्य निकाला वो आपके सामने रखता हूं। भारत में गाय का नाश हुआ, उसका पहला कारण मेरे को यह लगा कि जो हमारे देश में 6500 विद्यापीठ थी, विधर्मी विदेशी शासन आया और विद्यापीठों को नष्ट कर दिया गया, शास्त्र को जला दिया गया, भारत की प्रजा अनपढ़ हो गई। बाद में अंग्रेजी शिक्षा आई, उसमें बाल मंदिर से लेकर पीएचडी तक में गाय का ग नहीं आता है, दूध का द नहीं आता है। वो गाय के विनाश का पहला कारण है कि शिक्षा में कोई गाय की बात, वो विज्ञान, गाय के दूध के बारे में हम सब अपनी आत्मा को पूछे, जितना भी हम पढ़े हैं गाय के दूध के बारे में एक लाइन पढ़ने में आई है? इतना तक गाय को 4 पांव है, 2 सींग है, और वो तो जंगल का आदमी भी जानता है, वो पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? गाय का क्या गुण है, गाय का क्या फायदा है, वो कोई जगह आज बाल मंदिर से पीएचडी तक आज भी नहीं है। भारत में गाय के विनाश का प्रधान कारण वो मेरे समझ में आया कि वो है। दूसरा, विदेश से जर्सी नाम का जानवर लाया गया। आज भी हम सब साधु महात्मा तक विदेशी काऊ को गाय बोलते, वो गाय नहीं है। जब तक हम उनको गाय बोलेंगे तब तक हमारी गाय बचने वाली नहीं है। मैं इतना समझ पाया प्रारंभ में, तो मुझे गौरव है, आत्मसंतोष कि मैं कभी जर्सी को अपने मुंह से गाय प्रारंभ में भी नहीं बोला हूं। 2000 की साल में भी मैंने वो जानवर को देखा, समझ गया कि ये गाय है ही नहीं। अंदर से आवाज आई, मैं सच्चा हूं झूठा हूं वो भगवान जाने। लेकिन ऐसा आया बाद में, तो गाय का वर्ण संकरण से नाश हुआ। मैंने तो उनका शरीर खोल के, मरी गई वो एचएफ, तो उनका शरीर खोल के देखा है। देसी गाय का मर गई तो उनका शरीर खोल के देखा है। भैंस, बकरी, भेड़ का शरीर खोल के देखा है कि अंदर का तफावत क्या है। मैं सब सीखना चाहता था। मैं तो कोई गौ विज्ञान, गाय का जो पशुपालन का डॉक्टर होते हैं वो तो मैं कुछ पढ़ा नहीं था। मैंने वो सब अभ्यास किया। तो गाय के विनाश का कारण वर्ण संकरण है। अगर हम वर्ण संकरण का त्याग नहीं करेंगे गौ मांस की तरह, तब तक भारत में गाय का रक्षा संभव नहीं है। कि हम ना जर्सी जानवर का दूध पिएंगे, ना उनको घर में रखेंगे, ना उनका पालन करेंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। दूसरा कारण वो। तीसरा कारण है डेयरी में फैट आधारित रेट दूध का। चौथा कारण ट्रैक्टर आया, बैल की आवश्यकता खत्म कर दी गई। 5वां कारण फर्टिलाइजर आया और देसी खाद की आवश्यकता खत्म कर दी। भारत में गाय के विनाश के प्रधान वास्तविक कारण यह है। लोगों की भावना कम नहीं हुई है, लोगों की भावना और बढ़ी। आज आप सारे भारत में से यहां क्यों आए? आपकी भावना है गाय के प्रति, आपकी भावना है राष्ट्र के प्रति, इसलिए आए थे। तो आज से देख लो इतिहास, आज से 30 साल पहले, अरे 10 साल पहले से सेमिनार होते थे भारत में, कोई जगह नहीं होता था। तो भावना बढ़ी है, लेकिन ये वास्तविक कारण मेरे समझ में आया। तो 5 बात अंदर से आई। पहली बात, गिर गाय हमारे आंगन में। मैंने भारत देखा नहीं था, लेकिन मैं अंदर से समझ गया कि सारे देश में भारत के गौवंश नाश हो रहे हैं। तो मैं सौराष्ट्र में पैदा हुआ तो एक से प्रारंभ करूं। सारे देश को पहले सलाह नहीं देना, पहले काम करना है। अपने जेब में से पैसा निकाल के पहले 25-50 गाय लोगों के घर में बंधवाई। गांव गांव में नंदी धर्म स्थानों में गया, हाथ जोड़ा कि एक शुद्ध नस्ल का नंदी दो, ये गांव में देना है। जहां जहां थे वहां से लाके वहां नंदी दिलवाया। इसे प्रारंभ किया तो 5 सिद्धांत अंदर से आया। गिर गाय हमारे आंगन में, वो सूत्र आज महामंत्र बन गया सारे देश में। तो एक गिर गाय हमारे आंगन में सूत्र आया, तो लोगों को बोला कि अगर हमारे देश में गाय बचानी है तो हम अपने घर में गाय पालेंगे, नहीं कि गौशाला में, पिंजरपोल में। वो तारीख थी 19/9/2003। प्रारंभ कर दिया 2000 की साल में जामका में गिर गाय संवर्धन।
सारे गांव को संकल्प दिलवाया और संकल्प से मैं रुका नहीं। 6 महीने एक गांव में रहा, 200 गाय खरीदवाई। मैं खुद मेरी जीप में किसानों को लेकर जाता था, अपने हाथ से धक्का लगा के मेटाडोर में ट्रक में चढ़ाता था, जाम का पहुंचाता था। एक गांव खड़ा किया, घर घर में देसी गाय, शुद्ध नस्ल के 2 सांड लाए, नंदी, बराबर, गौ संवर्धन शुरू किया। मोरारी बापू को बुलाकर गुजरात सौराष्ट्र प्रदेश के 12,000 लोगों को गिर गए हमारे आंगन में योजना का संकल्प दिलवाया। मेरा काम, जिम्मेदारी आगे बढ़ गई और मैं गांव गांव निकल पड़ा और 5 संकल्प दिलवाया कि हम घर में ही शुद्ध नस्ल की देसी गाय पालेंगे, शुद्ध नस्ल के सांड से प्राकृतिक गौ संवर्धन करेंगे। 2, तीसरा, माता के गर्भ से जीवन पर्यंत गाय का ही दूध की छाछ खाएंगे। 4, गाय के गोबर बैल से खेतीबाड़ी करेंगे। और यहां पानी की समस्या थी तो हम अपने गांव को जल समस्या से मुक्त करेंगे। ये 5 सिद्धांत की बात लेकर गया और सिर्फ बात नहीं की, एक गांव में सम्मेलन किया, दूसरे तीसरे दिन फोन आता था कि 4 लोगों को गाय लेनी है, तो सीधा मैं उनको बुलाता था राजकोट, मेरी जीप में बैठाकर जहां गोपालकों की गाय थी हमारे पंचाड़ प्रदेश में, वहां ले जाता था। 4 गाय खरीदवा कर मेटाडोर में चढ़ाकर वहां भेज देता था। ऐसी मजदूरी का काम 10 साल किया तो गाय की स्थिति क्या हुई, ये 5 सिद्धांत पर 2000 में दूधारू गाय मिलती थी और सूख गई तो लोग 1000-2000 गौशाला में चंदा देकर अपनी गाय रख देते थे। दूध की कीमत 10 रुपया लीटर की थी, खरीदने वाला कोई नहीं था। घी की 100 रुपया थी, खरीदने वाला कोई नहीं था। हमारा सर शर्म से झुक जाता है। मैं यहां निंदा नहीं कर रहा हूं, हमारा एक भी धार्मिक कार्यक्रम गाय के दूध घी से हुआ नहीं है। हमारी वास्तविकता वो है, करुणतामय। वो डेयरी के दूध घी से, भैंस के या चर्बी के है कि 200 में किलो मिलता है, 200 में घी मिलेगा गाय का कोई जगह। तो ऐसा ठोस कदम उठाया। मैं 5000 गांव में गया तो 2000 की गाय की कीमत आज 50,000 से 1 लाख हो गई। घी की कीमत 1000 से 1500 हो गई। दूध की कीमत 50 रुपया तहसील में और जिला मथक में 60 से 70 रुपया हो गई। गाय अपने घर में पालने में लोग गौरव मानने लगे। मजदूर गाय पालते। एमपी का मजदूर आदिवासी, मेरी फैक्ट्री है राजकोट में सबमर्सिबल पंप की ऐसी, तो उनके आगे 200 झोपड़ी करके वो लोग रहते हैं। आज आके देख लो, वहां भी गिर गाय है झोपड़े में। वहां से लेकर जो 5000 करोड़ का मालिक है ना गुजरात में, उनके भी फार्म में गाय है। इतना परिवर्तन आया। हमें सबका साथ मिला, किसानों का सबसे पहले मिला, साधु संतों का दूसरे मिला, कि सब साधु संत जाग गए कि भाई अब हमें अपने आश्रम में भी गाय रखनी। हमारी परंपरा थी, मुझे जैनों ने भी बताया, हमारे हर एक देरासर में गाय थी और गाय के दूध का ही वो उनको जो भोग धराते या अभिषेक करते थे, उसमें महात्मा जी बेल की जो मिट्टी गोरज वो फर्जियात है डालना। उसके बाद भगवान का अभिषेक होता है जैन देरासर में भी। इतनी हमारी परंपरा थी। देरासर में से तो गाय निकल गई, हमारे बहुत सारे मंदिर में से भी गाय नहीं थी। वो हालत होगी, बस कंस्ट्रक्शन, बांधकाम, भवन बनाते चले, गौशाला नहीं थी। तो आज जागृति गुजरात में आ गई। लगभग मान लो जहां जगह है ना, वो सभी मंदिरों में, मठों में आज गौशाला हो गई है। वो परिवर्तन आया। गाय का मूल्य इतना, 100 रुपये ट्रैक्टर की ट्रॉली देसी गाय का गोबर। गौशाला वाला मुझे हाथ जोड़ते थे कि 100 रुपये ट्रैक्टर की ट्रॉली। आप किसान को पहचानते, राजकोट में ही गौशाला वाले बोलते थे, श्री जी गौशाला वाले सब, कि किसी को बोलो ने गोवर्धन गौशाला वाले। आज सारे गुजरात में देसी गाय की, गौवंश के गोबर की कीमत एक ट्रॉली का 2500 से 4000 रुपया है। इतनी परिवर्तन आ गया। और तो गाय का दूध, घी और गोबर का मूल्य सोने के समान हो गया, गिर गाय का सोने के समान हो गया। बाद में कांकरेज गाय की मैंने जिम्मेदारी उठाई और पिछले जनवरी में 1 साल पहले, बराबर ये टाइम से 1 साल पहले, अंबाजी से कच्छ कोटेश्वर तक कांकरेज गाय हमारे आंगन में यात्रा निकाली और 40 सम्मेलन करके 2000 गांव को संकल्प दिलवाया। और आज कांकरेज शिवजी भाई शाह की गौशाला में से
एक किसान 1 लाख में कांकरेज गाय ले गया जो 5,000 में मिलती थी। इतना परिवर्तन 1 साल में कांकरेज में आया। गिर गाय का थोड़ी बात बीच में रह गई बता दूं, शुद्ध नस्ल की गाय सिर्फ 5,000 बची थी, वो भी किताब में या सरकारी आंकड़े में नहीं। सारा प्रदेश घूमकर गो पालकों से परामर्श करके, जो गौ संवर्धन कर रहे थे गिने चुने 2-4 लोग, उनसे परामर्श करके आंकड़ा निकाला कि शुद्ध नस्ल की गाय, वो तो 1,000 ही मानते थे, मैंने बोला कि नहीं 5,000 मान लो है। 5,000 थी। तब एक किसान ने, बेटे ने संकल्प लिया कि मैं 10 लाख शुद्ध नस्ल की गिर गाय देखकर ही मरूंगा। और 500 गांवों के लोगों को लेकर गिरनार की परिक्रमा की और वहां हमने 10 लाख गिर गाय निर्माण का संकल्प लिया। अब कांकरेज गाय 11 लाख का संकल्प लिया इसमें। और बाद में 2004 में गाय आधारित कृषि का प्रारंभ किया। सैकड़ों गांवों में उनका भी जबरदस्त परिणाम मिला है। मान लो मैं हर रोज किसानों के साथ रहने वाला हूं, बोलकर चले जाने वाला नहीं हूं, कोई मठ में के जहां कोई आ भी ना सके, मुझे मिल ना सके। मान लो कोई किसान की पैदावार कम हुई तो वो मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा कि भाई यहां तो 40 मन गेहूं होता था प्रति बीघा, आपकी सलाह से गाय के गोबर गौमूत्र से करने गए तो 25 मन ही पैदा हुए, अब हमारा नुकसान हुआ, कौन भरपाई करेगा। लेकिन मुझे गौरव है, एक भी किसान की डांट सुननी नहीं पड़ी है, सब किसान खुश है, सभी जगह पैदावार बढ़ी है और जो अन्न, फल, सब्जी, मसाले इतने स्वादिष्ट पकते हैं न कि किसान खुद चौंक गए कि बाजरे की इतना स्वाद, गेहूं का इतना स्वाद, सब्जी का, बैगन का इतना स्वाद, गाजर का इतना स्वाद, वो परिणाम मिला है। तब मैंने अंदर से, मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि परमात्मा ने मुझे कोई राजनीति के लिए यहां भेजा नहीं है। तीनों भाई की अलग अलग फैक्ट्री है, 2 लाख में से शुरू की थी बिजनेस, वो भी मैंने खेतीबाड़ी की थी, उसमें से पैसा कमाया की थी। आज तीनों भाई की 10-10 बीघा जमीन में स्वतंत्र फैक्ट्री है। मैं फ्लोटेक सबमर्सिबल कंपनी का एमडी हूं, सारे देश में मेरा व्यापार है। फिर भी मैं मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे यहां धन के लिए, उपार्जन के लिए भेजा नहीं है, राजनीति के लिए भेजा नहीं है, इस देश का जल बचाने और इस देश की गाय बचाने के लिए भेजा है। तो अब मेरा संकल्प यह है, और मैं 12वीं तक पढ़ा नहीं हूं, फिर भी गाय के विषय पर यह कांकरेज गाय की किताब, या आरोग्यदाता देसी गाय और गाय आधारित कृषि, और मैंने धीरे धीरे अध्ययन करते। आज तकलीफ क्या है, ऑफिस में बैठे पढ़ा लिखा आदमी ऑफिस में बैठा बैठा गाय ऊपर, कृषि ऊपर, कोई भी विषय ऊपर किताब लिख देता है। उन्होंने बहुत नुकसान किया है, और मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय पद लिए हुए लोग को अगर गाय के सामने खड़ा रखकर बोले कि उसके पूंछ की विशेषता बताओ, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है। हम सबको धरातल में जाना है, वहां हमें मजदूरी करनी है, हमें पुरुषार्थ करना है, तभी गाय बचेगी, तभी भारत आगे होगा, जाएगा। और वो मैंने किया है, मैं तो किसान का बेटा हूं। तो ये काम मैंने मान लिया कि भगवान ने मुझे इस देश की गाय को बचाने, पानी को बचाने, प्रकृति को बचाने और संस्कृति को बचाने के लिए भेजा है। तो 1 साल के बाद मैं भारत यात्रा में निकलने वाला हूं। ये नवंबर में इस अंदर से संकल्प है कि नवंबर 2017 में निकलना है। 10 महीने तक या 1 साल तक 31 राज्यों में मैं जाऊंगा। ये मेरे साथ 2.5 लाख किताब होगी, और 1 लाख जो हमने कार्य किया है उनका वीडियो प्रवचन होगा, कार्य का, नहीं कि सिर्फ भाषणबाजी का। और सारे देश में जो 50 गौवंश लुप्तता की कगार पर जा रहे हैं, उनको बचाने का संकल्प है। सारे देश में जल रक्षा हो, भारत की कृषि आबाद हो, गाय आधारित कृषि यहां 12 साल से हम कर रहे हैं, वो सफल हुई है, तो उनका भारत में विस्तार करना है। उसमें आप सबका सहयोग। मैं आज आया तो इतना यहां प्रसन्न हुआ कि ये परमात्मा का संकेत है कि ये जहां सारे भारत के लोग आए हैं, वहां पहली बार बोलने का मुझे मौका मिला है। तो आज मेरी बात सारे देश में चली जाएगी कि भी मैं, और उसमें आप सबकी सहायता मिलेगी, और उसके मूल में गुरु जी है। तो मैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया सबके सामने बेटा। आपके गांव में मैं आऊंगा, भारत यात्रा में निकलूंगा तो मैं आपके गांव में आऊंगा। आप सबका एड्रेस मुझे दे देना। आज ये गुजराती में है, उसका हिंदी करके मेरे आने से पहले आपको 5-5 सेट मिल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी दिशा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। और पहले मैंने एक पन्ना लिखा,
बाद में 10 पन्ना। 3 साल काम करने के बाद जन्म से गाय तो थी घर में, फिर भी 1 पन्ना लिखा। बहुत काम करने के बाद, हजारों गाय बंधवाने के बाद 10 पन्ना लिखा। ऐसे करते करते 211 पन्ने का एक ग्रंथ हुआ। उनको मैंने गोवेद नाम नहीं दिया, हमारे निरंजन राज्य गुरु है, भजन में पीएचडी किया, उन्होंने गोवेद नाम दिया कि, और मोरारी बापू ने प्रसन्न होकर उनका विमोचन किया है। वो किताब मेरे पास नहीं है, उनका भी मैं अभी लिख रहा हूं, फिर से उनका भी हिंदी हो जाएगा, तो वो सब मैं लेकर आऊंगा। हम सब मिलकर सही दिशा में काम करेंगे न, तो अभी भारत की गाय बचेगी और भारतीय संस्कृति बचेगी और ये राष्ट्र बचेगा। देख लो विदेशियों के कारनामे, देख लो विधर्मियों के कारनामे, वो सब अपना एक कट्टरवादी संप्रदाय को विश्व में स्थापित करने के लिए सबको मारकर भी वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम जागरूक होकर हम पुरुषार्थ नहीं किया ने, तो हम कीड़े मकोड़े की तरफ मिट जाएंगे। अगर हमें जो बचना है ना, तो हमें काम करना होगा, हमें एकत्रित होना होगा। क्यों हम सबसे शक्तिशाली ना हो? हम बोले कि जर्मनी वाले शक्तिशाली हैं, जापान वाले शक्तिशाली हैं, इजराइल वाले शक्ति, तो हमने मना की है ऊपर वाले ने कि आपको शक्तिशाली नहीं होना है, हैं? हम शरीर से सबसे बड़वान क्यों न हो, हम मन से सबसे बड़वान क्यों न हो, हम सबसे बुद्धिमान क्यों न हो, सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य क्यों न हो, ऐसा मानकर जब हम पुरुषार्थ करेंगे, सिर्फ बात नहीं, तो भारत और भारतीय संस्कृति अवश्य खड़ा होगा। इस दौर पर काम किया तो जो 2-5 गाय बची थी, हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज 2 लाख गाय लोगों ने अपने घर में बांध ली है गुजरात में। और एक बात खास बताना चाहता हूं, यहां हमने धरातल में काम किया, मैं गांव में काम करता रहा। केंद्र के मंत्री सोमपाल शास्त्री जी ने बताया कि आपने सरकारी सहाय के बिना और श्रमदान से 51 बांध एक गांव में बनाए हैं, और ऐसा तो हमने 300 गांव में काम किया। वो भारत की नहीं, विश्व की पहली घटना है कि भाई कोई वहां सभी जगह सरकार काम करती है, लेकिन प्रजा ने किया, तो ऐसा काम करने का अवसर परमात्मा ने दिया। वो मेरा परम सौभाग्य है। ये गाय की योजना सफल हुई है। तो यहां क्या हुआ, कुछ गौ सेवक, कुछ गौशाला वाले, कोई साधु महात्मा, कोई पॉलिटिशियन हमारी योजना आकर देख गए, मेरी किताब पढ़ ली और सारे देश में जाकर गिर गाय का भाषण देने लगे। उन्होंने बहुत नुकसान किया है। समझ लो, जो जैन साधु किसका प्रचार करेगा कि हमारा धर्म महान है, शिव जी का उपासक बोलेगा कि शिव सबसे बड़ा भगवान है, वैष्णव संप्रदाय का बोलेगा वो कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है। गिर गाय नाम का ही किसी को पता गुजरात में नहीं था। परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया, तो मैं भी अपनी प्रसिद्धि चाहता तो सारे देश में बोलता कि बस गिर गाय ही महान है, गिर गाय महान नहीं। हमारा दायित्व सारे देश की गाय का बचाने का है, हमारा विजन भी सारे देश की गाय के ऊपर है। तो जो गिर गाय योजना का जन्मदाता व्यक्ति है, वो आपको बता रहा है कि गिर गाय ही सर्वश्रेष्ठ होती, फायदे वाली होती। तो परमात्मा ने अफ्रीका से रसिया तक क्यों नहीं बनाई? उनको क्या 1 रुपये का खर्चा था? हैं? हम परमात्मा से भी आगे जाना चाहते हैं। समझ लो, राजस्थान की थरपारकर गाय, उनका दूध गर्मी में जीवन की सुरक्षा करता है, और हिमालय की गाय का दूध बर्फ में सुरक्षा करता है। वो भेद हम समझ ले। वहां की वनस्पति इस प्रकार की है कि वो खाती है तो गाय के पेट में ऐसी दूध की में शक्ति आती है। राजस्थान की गाय गर्मी में सुरक्षा देती है, प्राण शक्ति देती है। हिमालय की गाय बर्फ में प्राण शक्ति देती है, जीवन की रक्षा करती है। तो सभी जगह गिर गाय वो पागलपन है, भारत की गाय का नष्ट हो जाएगा, तो वो बात सही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा दायित्व वही है, परमात्मा से हम बड़े नहीं है। तो भगवान ने हमारे प्रदेश में जो गाय का जन्म दिया है, तो सबसे बुद्धिमान हम है या परमात्मा? हम बड़े या प्रकृति बड़ी है? तो अपनी ही गाय पालो, अपनी गाय का श्रेष्ठ संवर्धन करो, अपनी ही गाय का दूध की छाछ खाओ, अपनी गाय के गोबर गौमूत्र और बैल से खेती करो। वो ही परमात्मा की गाय की सच्ची रक्षा है, वो ही भारत में गौ रक्षा है। और दुर्भाग्य है कि धरातल की व्यक्ति को आज यहां मौका मिला, पॉलिटिक्स के सम्मेलन में बुलाते नहीं अपनी प्रसिद्धि के लिए, और जो ऐसी बात होती रही तो गिर गाय से श्रेष्ठ कांकरेज है।
दोनों का दूध उत्पादन समान है, लेकिन गिर के थन ज्यादा चले जाते हैं, इनके नहीं जाते। इनकी फर्टिलिटी गिर से 2 गुनी है। वो जड़ में तो कोई जाते नहीं है और सीधा भाषण देते हैं सारे देश में गिर गए का। वो उनके नुकसान किया। भारत में सर्वश्रेष्ठ दुधारू और जिसको खड़कल बोलते हैं, बराबर, वो थरपारकर है, गिर नहीं है। सबसे दुधारू पंजाब की साहिवाल है और यहां गौशाला वालों ने 10-10, 20-20 हजार में गाय लाकर लाख में बेचनी थी। उन्होंने पंजाब वालों को भी गिर गाय पकड़वा दी। उन्होंने गाय का विनाश का काम किया, प्रचार का काम नहीं किया है। पंजाब वालों को समझाओ को आपको साहिवाल को खड़ा करना है। राजस्थान वालों को समझो, उनको थरपारकर और राठी, वो 70% आहार लेती है गिर से और दूध समान है। वहां के झोपड़े में मैंने रात कई गुजारी है मैंने, जहां राठी पालते हैं लोग, जहां थरपारकर पालते। थरपारकर और राठी सिर्फ गौचर में जाकर गौचर का घास खा के एक टाइम का 6 से 8 लीटर दूध सभी गाय देती है। और एक गाय मैंने अपनी आंख से ऐसी देखी, वो सिर्फ जंगल में चरकर, गौचर में छोटा छोटा घास चरकर एक टाइम का 10 लीटर दूध और 6 महीना तक कंटिन्यू इतना दूध देती है। तो इतना दूध मैंने गिर गए तो कहीं जगह नहीं देखा है। ये तो किसी को पता ही नहीं और गिर गए का भाषण देते हैं। और समझ लो, ऐसी ही मालवी गाय, जो एमपी से कौन आया, हाथ खड़ा करो, मध्य मालवा से। गुरुजी, भारत के गौ विज्ञान में लिखा है कि मालवी गाय दिन का 2-3 लीटर दूध देती है। आप चेक करवाओ, वहां फार्म है हमारा गुड़गांव में, एक ही हमारा संशोधन केंद्र है, जेनेटिकल लेबोरेटरी। मैंने वहां प्रिंसिपल को पूछा कि मालवी कितना दूध देती है, तो कि दिन का 2 से 4 लीटर। वो हमारे गवर्नमेंट का और वैज्ञानिकों का रिपोर्ट के मालवी का दूध इतना है। मैंने अपनी आंख से एक गाय देखी है, मालवी गाय एक दिन का 16 लीटर दूध देती, उनका फोटो मेरे पास है। वो गांव खजूरिया, तहसील इंदौर, और एक जाट किसान के पास आज भी वो गाय मौजूद है। दुर्भाग्य है, हमारी देसी गाय का दूध कितना है ना, वो ना गौ सेवक को खबर है, ना सरकारी तंत्र को खबर है, ना कोई साधु महात्मा को खबर है, और हम भाषण देते रहते हैं। बस वो दुर्भाग्य है। हमें जड़ में जाना है। क्या है? निमाड़ी गाय है खंडवा प्रदेश की। गवर्नमेंट के साहित्य में लिखा कि दिन का 1 से 2 लीटर दूध देती है या 2 से 3 देती है। अपनी आंख से रमेश प्रजापति नाम का किसान रोड पर गाय लेकर जा रहा था, वो दिन का 12 लीटर दूध किसान के घर पर देती थी। उनकी हम अच्छी रखरखावट करें तो वह 15 लीटर नहीं दे सकती, अरे 20 देती। उनकी तीसरी पीढ़ी 20 लीटर दूध दे सकती है। वर्मा जी, भारत के 10 गौवंश ऐसे हैं, उनका श्रेष्ठतम संवर्धन कर, उसमें आंध्र का ओंगोल भी आ जाता है। वो दैनिक 15 लीटर से ज्यादा दूध दे सकते हैं, भारत के 10 गौवंश। तो हमें, और जो ओंगोल के बैल है ना, वो पृथ्वी पर ऐसे बैल नहीं है, पृथ्वी पर ऐसे बैल नहीं है। तो आज इस देश के लोगों को विदेशी कुत्ते की नस्ल का पता है कि ये डोबरमैन है, ये जर्मन शेफर्ड है, ये अल्सेशियन है, लेकिन दुर्भाग्य है दुर्भाग्य कि हमारी गाय की नस्ल का हमें नाम का पता नहीं है, उनकी विशेषता का हमें पता नहीं है। अगर ये ओंगोल गौवंश जो अमेरिका के पास होते ने, तो उसने विश्व प्रचारित किया होता और हम सुखी लोग, उद्योगपति ओंगोल गाय और बैल रखते कि देखो ये अमेरिका से आया है, अमेरिका का ओंगोल है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा, इतनी ताकत है, लेकिन हमारा मूल्य नहीं है। तो आप सारे देश में से आए हैं। मेरा 3 प्रार्थना है, जो कर्म मैंने किया है कि अपने प्रदेश में अगर जल की कमी है तो गाय का बचाने का प्रधान कर्म, प्रकृति का बचाने का प्रधान कर्म, गांव को बचाने का और राष्ट्र को समृद्ध करने का प्रधान कर्म है। तो शिक्षा से भी पहले जल रक्षा है कि जल से समृद्धि आएगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो अपने प्रदेश में जल रक्षा करें। दूसरा, अपने ही प्रदेश की गाय पाले, अपने गाय का श्रेष्ठतम संवर्धन करें और अपनी गाय की गोबर गौमूत्र से हम खेतीबाड़ी करें और गाय के गोबर गौमूत्र से पके हुए ही अन्न खाए। मैं इतना आचरण करता हूं, मेरी फैक्ट्री में 315 लोग काम करते हैं, वहां हम गाय पालते हैं, वहां हम गाय के गोबर गौमूत्र से सब्जी लगाकर वही खाते हैं और वहां व्यसन मुक्ति है।
जो कर्मचारी चाय न पिए उनको हम 350 रुपया देते हैं प्रति महीना, अपने पैसे की तंबाकू ना खाए उनको 500 रुपया देता है। मुझे गौरव है कि व्यसन मुक्ति का प्रति महीना 850 रुपये देने वाली मेरी फैक्ट्री है, भारत में पहली। और फैक्ट्री बिजनेस है। हम सब बिजनेस वाले क्या करते हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं तो स्वामी जी छोटे छोटे युवकों को कंपनी वालों ने शराबी बनाया है, मुफ्त में रखते तो वो सब किसान के बेटे होते हैं, व्यापारी के तो सोचते कि मुफ्त में है ना, पी लो, नहीं कि 1000 रुपया की बोतल है पी लो ही। तो मेरी कंपनी में कोल्ड ड्रिंक्स का प्रतिबंध है, गौ मांस की तरह प्रतिबंध है कंपनी में। क्या मेरी फैक्ट्री में, घर में तो नहीं आ सकता, कंपनी में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आ सकता, बिजनेस में भी नहीं। और जब भी कंपनी का सम्मेलन करते, अभी 500 डीलर बुलाए थे, हमने देसी गुड़, गाय से पके गेहूं का आटा और देसी गाय का घी का हमने उनको चूरमे के लड्डू खिलाए। वो जो साधु महात्मा बनाते हैं ना, भट्ठे के पास में रखकर सेक के, ऐसे खिलाई। ऐसी हमारी मानसिकता और इच्छा शक्ति है। मेरी बेटी की शादी की 125 किलो गाय के घी से की है। हम आचरण में गाय को लाए, हम खुद गाय का दूध घी खाएंगे, गाय पालेंगे। हमारे सभी प्रसंग में गाय का घी, गाय की दूध घी की मिठाई होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होंगे, व्यसन नहीं होंगे। अगर ऐसा हमने, हमारा 2 तपकाल, हमारी संस्कृति में 12 साल का समय एक तपकाल है, 24 साल अगर हम ऐसे पुरुषार्थ करें तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है, सबसे शक्तिशाली और समृद्ध बन सकता है। और मेरी एक ये मान्यता है कि हम सब कितने भी पढ़े लिखे हो, मान लो हम भारत के सबसे धनवान व्यक्ति भी हो या हम सबसे चोटी के स्थान पर हो, फिर भी हमें 8 घंटा पुरुषार्थ करना चाहिए, वरना भी हम देशद्रोही हैं। कि मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऑर्डर करूंगा, पानी लाओ, खाना लाओ, जूते यहां रखो, गाड़ी का दरवाजा खोलो। बस ऐसे लोगों से भारत पीछे है। और वो सेलिब्रिटी नहीं है, इस देश का गोपालक सेलिब्रिटी है, इस देश का किसान सेलिब्रिटी है। और साधु महात्मा में भी मैं तो स्पष्ट कहने, हमारे ऋषि सब झोपड़ी में रहते हैं। स्वामी जी हमारे गुजरात में तो हद हो गई, हमारे यहां करोड़ों से अरबों रुपये का सब धर्मालय है, अरबों रुपये का। लोग के पास झोपड़ी नहीं है और हमारे धर्मस्थान बड़े 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 बनते, अरबों रुपये इकट्ठे करते और किसी भी प्रकार के चलते ही कि लाओ, काला धन है फिर भी लाओ, कोई भी लाओ, कहां से भी लाओ, बराबर। तो ये गलत है। हमारे ऋषि कैसे थे, वो कर्म योगी थे। मैं किसी की सिफारिश करने वाला नहीं हूं और वो मेरा अवमूल्यन है। फिर भी मैं कहता हूं, निरंजन वर्मा जी को बारे में मैंने सुना, मोरबी में देखा, आज ये देखा ना, ये ऋषि कर्म है। हमारे सभी साधु ऐसे बनने चाहिए। यहां जो आए हैं उनसे मेरा परिचय नहीं है, फिर भी मैं मानता हूं कि उनके हृदय में गाय का और राष्ट्र का और संस्कृति का स्थान है, इसलिए ऐसे चिंतन शिविर में आए हैं। वरना तो समोसा वाले की लाइन में होते हैं कि समोसा खा जाओ समस्या हल हो जाएगी, बराबर। उसमें से भारत को निकालना है, पाखंडियों के चुंगाल में से निकालना है, धन चूसने वालों की चुंगाल में से निकालना है। तो भारत को खड़ा करना है तो हमारा नागरिक धर्म है कि हम पुरुषार्थ करें, सही दिशा में निष्ठा से काम करें, संकुचित मत हो, अपनी ज्ञाति से बाहर उठो, संप्रदाय से बाहर उठो। मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, मेरी कोई ज्ञाति नहीं है, मैं आर्य पुत्र हूं और भारतीय संस्कृति का उपासक हूं, मैं कोई संप्रदायवादी नहीं हूं। और मैं हरेक यहां आने से पहले भड़केश्वर महादेव का दर्शन करके आया हूं। परम श्रद्धा मेरे को कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर है, लेकिन मेरा मंदिर है ना, वो सारा राष्ट्र है। ऐसे हम सब काम करें। और हमारे साधु महात्माओं से मेरी प्रार्थना है कि निरंजन वर्मा जी, आप एक बार यहां सब साधुओं को बिठाओ,
उनको काम में लगाओ, उनके पीछे, उनके नीचे लोग बहुत है, उनके पास पैसा भी बहुत है, बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। उसमें हम मजदूरी करेंगे, यहाँ सबको खाना भी बनाकर खिलाएंगे, हम मजदूर बन के यहाँ आएंगे अगर आपने साधु महात्माओं का शिविर किया तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि भगवान ने इस कार्य के लिए मुझे धरती पर भेजा, ऐसा मैंने स्वीकार कर लिया है। तो ना मेरे 1 में से 5 फैक्ट्री करनी है, ना मेरे को कोई राजकीय स्थान हासिल करना है। मेरा जीवन इस कार्य में जीवन अंतिम श्वास तक रहेगा। जो देश 900 साल गुलाम रहा है वो फिर से नष्ट न हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और सोमनाथ में मुझे तो एक संकेत भी मिला है कि 2020 में भारतीय प्रजा विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो, वो काम मुझे करना है कि वो शरीर से, मन से और बुद्धि से। मोहन जी भागवत आए थे, तब मैंने भावुकता में बोल गया कि अफगानिस्तान से आतंकवादी आए और हमारा युवक उसका हाथ पकड़ के गन्ने के साठे की तरह उसको तोड़ डाले ने, ऐसा हिंदुस्तान खड़ा होगा ने तभी हमारी संस्कृति खड़ी होगी। इतना ताकतवर हम सबको बनना है कि हमारी प्रजा सबसे ताकतवर हो। वो देसी गाय के दूध की से होगी, और गाय के गोबर गौमूत्र से पके अन्न फल सब्जी से होगी, और व्यसन मुक्ति से होगी, योग से होगी, और पुरुषार्थ से होगी। तो इसको हम पकड़ ले, अपने जीवन में, अपने परिवार में उसका आचरण करें, और ऐसे ही हम भारत को खड़ा करें। भारत यात्रा में आप सब मेरे भाई बहन हैं, मैं आपके गांव में आऊंगा, पहले आपको साहित्य भेज दूंगा, आपके प्रदेश में आपको लेकर ही घूमूंगा, क्योंकि मैं आंध्र में तो नहीं, मेरे को पता है, मध्य प्रदेश, चलो गुजरात के बाहर से आए वो आप जरा खड़ा करे तो मुझे पता चले। ओ मान लो सब बाहर के ही है, तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपका परिचय हुआ, आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ हूं, बराबर। और मैं सबसे बड़ा आभारी हूं, और मेरी किताब में एक लाइन वो भी होगी कि आप सबका परिचय मुझे निरंजन वर्मा जी ने करवाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा है कि यहां मौका दिया है कि आप सबसे परिचय हुआ। और वो कार्य में निरंजन वर्मा जी को भी मैं जितना साथ में रह सकूं और वो रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आप भी मेरे साथ जितना रह सके रहे, और आपसे बैठकर मेरे को बहुत सीखना है, मार्गदर्शन लेना है। तो मेरी प्रार्थना है कि राजकोट एक बार पधारिए, 2-3 दिन हम अकेले, जहां गाय है, मैं आपको गिर के जंगल में वहां ले जाऊंगा कि जहां ना मोबाइल चलेगा, ना कोई वाहन की आवाज आएगी, और वहां सिर्फ गाय होगी। और वहां जाकर मैंने 7 दिन गाय चरवाई हो, बाजरे की रोटले यहां बोलते हैं, वो बांधकर मैं जाता था सुबह में, और वहां मैं सब्जी जंगल में बनाऊं। वहां नेस छोटे छोटे झोपड़े रहते 10-15, वहां से 3-4 किलोमीटर अंदर जाए, और जो गोपालक गाय भैंस सब रखते, क्योंकि गाय अकेली रहती तो शेर मार डालते, भैंस उनके सामने लड़ सकती, तो वो सब रखते। 7 दिन तो वसंत ऋतु में मैंने गाय चराई जंगल में। तो इतनी धरातल का आदमी हूं, हम वहां जाएंगे तो आपको संस्कृति का मूल भी देखने को मिलेगा, आपको प्रसन्नता भी होगी, और मुझे बहुत आपसे सीखना है। तो मेरी प्रार्थना है कि 2-3 दिन हम अंदरूनी एरिया में जाए, कच्छ में जाए, गिर जंगल में जाए, हमारे गांव में जाए। और मेरी विनती है, जूनागढ़ के पास एक जामका गांव है, कभी आपको मौका मिले तो ये गिर गाय की क्रांति और चेकडेम की क्रांति का वो जन्मभूमि है, वहां एक बार पधारिए। और गुरुजी की इच्छा हुई कि आप सबको लेकर ऐसा एक सेमिनार 500 लोगों का करना है, तो 3 दिन की रहने की, खाने की सब व्यवस्था हम कर देंगे, आप आइए। क्योंकि प्रत्यक्ष, ये मैं सिर्फ बोला हूं, आप प्रत्यक्ष देखेंगे ना तो सही प्रेरणा मिलेगी, और इसमें से आपकी चेतना खड़ी होगी, और आप भी ऐसे गांव खड़े करेंगे। वो मेरी श्रद्धा है। भारत माता की जय।